हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। आज की तारीख है 2 नवंबर 2023। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और वीडियो पूरा देखें। आज हम आपको बताने वाले हैं कि भगवान जो कि क्रिकेट के कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर जी की मूर्ति कहाँ पे स्थापित हुई है, इसके बारे में आज हमको पूरा डिटेल से पढ़ाने वाले हैं। तो वीडियो बस आप सभी को लाइक करना है, शेयर करना है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, जिसको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन को। यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कोझिकोड और ग्वालियर को। अब देखते हैं, यूनेस्को ने अपनी सृजनात्मक शहर नेटवर्क लिस्ट जारी किया है, जिसमें 55 शहरों की सूची जारी की गई है। भारत के 2 शहर इसमें सम्मिलित किए गए हैं। पहला है कोझिकोड और दूसरा है ग्वालियर। तो कोझिकोड ये कहाँ का शहर है? तो ये केरल का शहर है, ठीक है, के फॉर केरल। और इसके बाद ग्वालियर कहाँ का है? तो ये एमपी का है, यानी मध्य प्रदेश का। कोझिकोड को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो यह साहित्य के क्षेत्र में शामिल किया गया है। और ग्वालियर को संगीत यानी म्यूजिक के क्षेत्र में शामिल किया गया है। आप इसको देख सकते हैं। हमारा सही जवाब हो जाएगा सृजनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया भारतीय राज्य कौन से हैं? कोझिकोड और ग्वालियर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि यूनेस्को में, इसको देखिए पहले, यह जो है यूनेस्को की जो सृजनात्मक शहर नेटवर्क लिस्ट है, यह कुल मतलब कितने क्षेत्रों में जो है शहरों को शामिल करती है? तो यह 7 क्षेत्रों में यह शहरों को शामिल करती है, ठीक है, इसको याद रखना। और इस समय जो है यूनेस्को के हेड कौन है? तो यूनेस्को के हेड हैं आद्रे ओजेलो। आद्रे ओजेलो जो है ये यूनेस्को के हेड हैं। अब देखते हैं कि भारत में जो है यूनेस्को विश्व धरोहर ने कितनी साइटों को शामिल किया है, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो भारत में कुल जो है 42 साइटों को शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा, जिनमें से 34 जो है सांस्कृतिक धरोहर है, 7 जो है प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है। इसको आप याद रखें। अब देखते हैं मिश्रित में कौन सा है। मिश्रित में एक अकेला है जो कि जिसका नाम है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। अब देखते हैं कि भारत में जो है नवीनतम जो शामिल किया गया है, नवीनतम शामिल किया गया है 42वें नंबर का कौन सा है? होयलेश्वर, कर्नाटक। होयलेश्वर मंदिर जो कि कर्नाटक में है, यह 42वें क्रम का विश्व धरोहर भारत में शामिल किया गया है। यह नवीनतम विश्व धरोहर है। अगर पूछे और आपको 2-3 पीछे का रिवीजन करवा दें तो 41वें नंबर का कौन सा है? तो यह है शांति निकेतन, जिसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने करी थी। और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो पश्चिम बंगाल, कलकत्ता में। और 40वें नंबर की कौन सी है? तो 40वें नंबर की विश्व धरोहर है धौलावीरा, जो कि गुजरात में है। यह एक हड़प्पा साइट भी है। नेक्स्ट हो जाता है कि 39वें क्रम का कौन सा विश्व धरोहर है? तो यह है रामप्पा मंदिर। और यह कहाँ पे है? तो यह है तेलंगाना। टी फॉर तेलंगाना, इसको याद रखना। और जी फॉर गुजरात। तो गुजरात का धौलावीरा 40वें नंबर का, और 39वें नंबर का रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है। 41वें नंबर का शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है। और 42वें नंबर जो कि नवीनतम है, यह होयलेश्वर कर्नाटक में है। तो इस हिसाब से हमारा जो है टोटल विश्व धरोहर में शामिल भारतीय स्थल 42 हैं। 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक, 1 मिश्रित जो कि कंचनजंगा है। इसको याद रखना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में जो है कुल अमूर्त धरोहर कितनी है जो विश्व धरोहर में शामिल है? तो 14 है। और नवीनतम अमूर्त धरोहर कौन सा है? तो यह दुर्गा पूजा है। इसको भी साथ साथ याद रखना। अब देखते हैं अपने सेकेंड प्रश्न को। सेकेंड प्रश्न है, हाल ही में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बिहान तल्या विकास को। बिहान तल्या विकास को यह पुरस्कार दिया गया है। और बिहान तल्या विकास कहाँ के हैं? तो ये हैं बेंगलुरु के। इनकी उम्र कितनी है? तो इनकी उम्र 10 वर्ष है। इन्हें जो है फोटोग्राफर का ऑस्कर जिसे कहा जाता है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, यह पुरस्कार दिया गया है, जिसे फोटोग्राफी का ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है। और यह पुरस्कार कहाँ दिया जाएगा? तो लंदन में दिया जाएगा। और इन्होंने किसकी मूर्ति बनाई है, मतलब किसका चित्र बनाया है? तो इनके चित्र बनाए हैं बिहान ने भगवान श्री कृष्ण और उनके साथ में मकड़ी को, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण जो है बांसुरी बजाते हैं, उसके बगल में मकड़ी जो है एकदम मंत्र मुग्ध हो जाती है।
तो इसी हिसाब से जो है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का 2023 का किसे पुरस्कार दिया गया है, तो यह बिहान तल्या विकास को दिया गया है, याद रखना। अब देखते हैं कि 2023 में कौन सा पुरस्कार किसे दिया गया है उसके बारे में। वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह स्वाति नायक को दिया गया है। यह कहाँ की है, यह उड़ीसा की है। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार किसे दिया गया है, तो स्वाति नायक को दिया गया है। नॉर्मन बोरलॉग कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग है विश्व में हरित क्रांति के पिता जो है कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार यह किसे दिया गया है, 2021वें क्रम का, तो यह दिया गया है वहीदा रहमान जी को, इसको याद रखना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार किस योजना को दिया गया है, तो यह दिया गया है स्वामित्व योजना को, यह भी याद रखना। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 3। हाल ही में दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी EH216S को किसने मंजूरी दी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन ने। अब इसके बारे में देखते हैं कि EH216H या एक फ्लाइंग टैक्सी है, इसे मंजूरी किस देश ने दी है, तो इसे मंजूरी दी है चीन ने। इसमें जो है 2 यात्री सवार हो सकते हैं और इसकी स्पीड कितनी रहेगी, तो इसकी स्पीड रहेगी 130 मतलब 130 किलोमीटर प्रति घंटा। और यह जो है EH216S5S जो है किस कंपनी ने बनाया है, तो यह फ्लाइंग टैक्सी बनाया है ईहैंग कंपनी ने, जो कि चीन की यह कंपनी है। इसमें जो है 2 लोग सवार हो सकते हैं। इसकी स्पीड कितनी रहेगी, तो 130 किलोमीटर पर घंटा। तो इस हिसाब से आप याद रखना, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। दुनिया की पहली फ्लाइंग टैक्सी कौन सी बन गई है, तो यह चीन की कंपनी ने बनाया है ईहैंग कंपनी, जिसका नाम क्या है EH216S। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने मॉडल ए फ्लाइंग कार मंजूरी दी थी, तो यह दिया था USA ने, यानी अमेरिका ने पहली जो है देश की पहली मॉडल ए फ्लाइंग कार को मंजूरी दी थी। और टैक्सी को मंजूरी किसने दी है, तो यह टैक्सी को दी है चीन ने। अब देखते हैं चीन के बारे में, हमारा सही जवाब हो जाता है। तो चीन के बारे में अब हम कुछ पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में आपको जितनी महत्वपूर्ण जानकारी है उसको दे दें। तो चीन की राजधानी का क्या नाम है, तो इसकी राजधानी का नाम है बीजिंग, ठीक है। और राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और यहाँ की मुद्रा क्या है, युआन, और रेमनबी यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ पे मरुस्थल कौन सा है, तो टकला मकान मरुस्थल है। और चीन का शोक किसे कहते हैं, तो ये हांगो नदी को कहते हैं। और एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांगटीसी नदी। और पीली नदी किसे कहा जाता है, तो चीन में स्थित है, इसे हंगहो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। 9 लाइन विवाद जो है, या चीन का जो दक्षिणी सागर है, इसमें जो है विभिन्न देश जो दक्षिणी चीन के आसपास हैं, उनसे जो है 9 लाइन विवाद किसका है, चीन का। अब आपको दिखा दें कि जो है मैप में ये जो है चीन का मैप है, इसमें जो है यहाँ पे जो है आपका कौन सा शहर स्थित है, तो चीन की राजधानी जिसका नाम है बीजिंग, यहाँ पे बीजिंग है, इसको आप याद रखना। इसके बाद ये जो सबसे बड़ी नदी गई है, ये सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाती है, ये हो जाएगा आपका यांगटीसी जो है, ये आपका नदी हो जाएगा, एशिया की सबसे बड़ी नदी। और इसके जस्ट बगल यहाँ पे जो है कौन सा शहर स्थित है, तो यांगटीसी नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित है, तो यहाँ पे स्थित है संघाई, ठीक है। ये संघाई आपका शहर यहाँ पे यांगटीसी नदी के किनारे स्थित है, इसको याद रखना। और इसके बाद ये आपका हो जाता है टकला मरुस्थल, जो कि चीन के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, उत्तर और पश्चिमी भाग में जो है मरुस्थल कौन सा स्थित है, तो ये है टीफा टकला मकान मरुस्थल स्थित है। इसके बाद जो है यहाँ पे बड़ा सा कौन सा मरुस्थल स्थित है, तो यह स्थित है गोबी मरुस्थल, जो कि चीन और मंगोलिया, इधर चीन मंगोलिया हो जाता है और इधर आपका चीन हो जाता है। तो चीन और मंगोलिया के बीच में कौन सा मरुस्थल है, तो यह मंगोलिया मरुस्थल है, इसको भी ये जो है गोबी मरुस्थल स्थित है, इसको याद रखना। नेक्स्ट अब पॉइंट देख लेते हैं, आपको चीन का मैप दिखा दिया है। इधर आपका हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे जो है ये भारत का पूरा भाग हो जाता है, यहाँ पे जो है इतना नेपाल से हो जाता है, यहाँ पे भूटान से हो जाता है, यहाँ पे अपना प्यारा सिक्किम है, यहाँ पे जो है ये भारत का जो सबसे पूर्वी भाग है जिसे लद्दाख का भाग कहते हैं, तो ये यहाँ पे टच करता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। प्रश्न है, हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है। सचिन तेंदुलकर जो कि इन्हें क्रिकेट का भगवान कहते हैं, इनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है, तो सही जवाब हो जाएगा वानखेड़े स्टेडियम। यह कहाँ है, तो यह मुंबई में है।
अब देखते हैं सचिन तेंदुलकर, इनका जो है प्रतिमा कहाँ पे बनाया गया है, वानखेड़े स्टेडियम में। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे है, तो यह मुंबई में है। और इस प्रतिमा का वास्तुकार कौन है, तो इस प्रतिमा का वास्तुकार है प्रमोद कांबले। प्रमोद कांबले ने जो है सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा बनाई है, इसको आप याद रखना। और क्यों बनाया गया है वानखेड़े स्टेडियम में इनकी प्रतिमा, क्योंकि यहीं पे जो है 2013 में अपना आखिरी वनडे मैच खेले थे, किसके विरुद्ध, तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो है ये अपना अंतिम मैच खेले थे। इसलिए जो है इनकी प्रतिमा वानखेड़े स्टेडियम में बनाई जाती है। और इसका अनावरण करने के लिए कौन कौन आए थे, तो इसके अनावरण करने के लिए खुद सचिन तेंदुलकर, और इसके बाद जो है महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी भी यहाँ पे आए थे। नेक्स्ट अब देख लेते हैं सचिन तेंदुलकर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट में, जैसे 100 शतक बनाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, तो ये सचिन तेंदुलकर है। वनडे में पहला दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय या पहले खिलाड़ी कौन है, तो विश्व के पहले खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे, तो सचिन तेंदुलकर थे। और इन्हें जो है, और ये किसके विरुद्ध लगाए थे, तो ये दोहरा शतक लगाए थे दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध। और इसके बाद कहाँ पे खेला गया था, तो यह खेला गया था ग्वालियर में। ग्वालियर के मैदान में यह खेला गया था, जहां इन्होंने दोहरा शतक लगाया था। इन्हें जो है भारत सरकार की तरफ से खेल रत्न पुरस्कार कब दिया गया था, तो सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार 1997 में दिया गया था। इसके बाद 2013 में इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी प्रदान किया गया था। इन्हें जो घोषणा करी गई थी 2013 में, लेकिन दिया कब गया था भारत रत्न, तो इसे दिया गया था 2014 में, ये याद रखना। वनडे में इन्होंने अब तक 49 शतक लगा चुके हैं, और विराट कोहली अब तक जो है कितने शतक लगा चुके हैं, तो 48। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये विराट कोहली इनका जो है वनडे का रिकॉर्ड तोड़ने वाले बस 2 शतक इनसे पीछे हैं। और लेकिन अभी तक इन्हें जो है भारत का क्रिकेट के तौर पे भगवान माना जाता है। इस हिसाब से इनके स्टेडियम का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, प्रश्न 5 है, हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुफ्त प्रवेश की घोषणा किसने की है, तो वीजा मुफ्त प्रवेश की घोषणा करी है थाईलैंड ने। अभी जो है श्रीलंका ने भी कुछ दिनों पहले जो है भारत को वीजा मुक्त प्रवेश की शुल्क दे दी थी, मतलब परमिशन दे दी थी। उसके सेकंड दिन, मतलब उसके कुछ ही दिन बाद जो है अब जो है किसने दे दिया, तो थाईलैंड ने भी भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा कर दी है। इसमें जो है थाईलैंड में प्रति साल, मतलब हर साल जो है कितने भारतीय जाते हैं, तो हर साल जो है थाईलैंड में 12 लाख भारतीय जो है यहाँ पे टूरिज्म बन के जाते हैं, यानी घूमने फिरने जाते हैं। और थाईलैंड के पीएम कौन है, तो थाईलैंड के पीएम है थावी सेन। याद रखना, थाईलैंड के पीएम कौन है, याद हो जाएगा, था से थाईलैंड, था से थाईफिसेन, थावीसेन। अब देखते हैं कि थाईलैंड के बारे में, थाईलैंड की लोकेशन क्या है, इसको मैंने रफली बना के रखा है, आप इसको देख सकते हैं, समझ जाएंगे, मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगा। इधर आपका भारत का जो पूर्वी भाग है, उत्तर पूर्वी भाग जो कहते हैं पूर्वी भारत, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम ये आता है। उसके बाद जो है कौन सा देश आता है, तो म्यांमार आ जाता है। इसके जो है पूर्व में लाओस, और यहाँ पे आप वियतनाम देख सकते हैं, कंबोडिया, और यहाँ पे आपका कौन सा देश हो जाता है, मलेशिया। इन सब से बाउंड्री बनाता हुआ एक देश हो जाता है थाईलैंड। तो थाईलैंड जो है भारत से ज़्यादा दूर नहीं है, बस म्यांमार के बाद जो है थाईलैंड ही स्थित है। थाईलैंड जो है यह आसियान का सदस्य है। थाईलैंड जो है यह उत्तर पूर्वी एशिया का जो है सदस्य देश है, जिसे आसियान कहते हैं। और आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो आसियान की स्थापना की गई थी 1967 में। और किस घोषणा पत्र के तहत, तो बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत जो है आसियान की स्थापना की गई थी, इसको आप याद रखना। अब देखते हैं कि बैंकॉक की राजधानी का क्या नाम है, तो थाईलैंड की राजधानी का क्या नाम है, तो इसकी राजधानी का नाम है बैंकॉक। और यहाँ का पीएम कौन है, मैंने बताया था, थावीसेन। और यहाँ की मुद्रा क्या है, थाई बाट। और थाईलैंड प्रसिद्ध है सफेद हाथियों के लिए। सफेद हाथियों के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो यह थाईलैंड प्रसिद्ध है, इसको आप साथ साथ याद रखना। छठा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना से MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमानों की अंतिम विदाई कहाँ हुई, मतलब अब इसको रिटायर कर दिया गया है, लेकिन इसका जो है रिटायरमेंट इसे किस जगह से किया गया है, तो बाड़मेर से। बाड़मेर कहाँ है, तो यह है राजस्थान में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं MiG-21 बाइसन विमान, यह जो है ये अपनी अंतिम उड़ान कब भरी थी, तो 31 अक्टूबर 2023 को यह अपनी अंतिम उड़ान भरी थी। और कहाँ, राजस्थान के बाड़मेर में। और इन्होंने भारतीय, मतलब यह विमान जो है भारत के लिए कितनी सेवा दी है, कितने साल की, तो 60 साल तक यह भारत की सेवा करी है। इसके स्थान पे जो है अब MiG-21 के स्थान पे कौन सा जहाज आ गया है, तो इसके स्थान पे जो है विमान आया है Mark 1A। और यह किस प्रकार का
विमान है तो यह स्वदेशी हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट विमान है, इसको याद रखना, जो कि किसके स्थान पे आया है, तो MiG-21 के स्थान पर आ गया है। वायुसेना के हेड कौन है, तो वायुसेना के हेड है VR चौधरी, इसको भी याद रखना, वायुसेना के हेड VR चौधरी है। अब देखते हैं अभी जो है भारत ने किस देश के साथ समझौता करके जो है C-295 एयरक्राफ्ट लिया है, तो भारत ने किसके साथ लिया है, तो सही जवाब हो जाएगा स्पेन से। स्पेन से भारत ने कौन सा एयरक्राफ्ट लिया है, तो C-295। और स्पेन की किस कंपनी ने यह एयरक्राफ्ट बनाया है, तो इस कंपनी का नाम है एयरबस कंपनी। जो है कुछ जहाज जो है भारत में बनाया जाएगा, और किसके साथ, तो यह भारत के गुजरात के वहाँ बनाया जाएगा, वडोदरा में, गुजरात के वडोदरा में जो है इस जहाज को और बनाया जाएगा, जो कि इसमें भारत की तरफ से कौन सी कंपनी सहायता करेगी, तो टाटा और इसके बाद एयरबस कंपनी, दोनों मिलकर जो है एयरक्राफ्ट बस बनाने वाले हैं, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट है कि हल्का कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर किसे कहा जाता है, तो ये जो है प्रचंड है, प्रचंड को हल्का कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट अब राजस्थान आया है ऑप्शन में, तो इसके बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं, पूरी जानकारी। जैसे राजस्थान की राजधानी का नाम है जयपुर, यहाँ पे हाई कोर्ट कहाँ स्थित है, तो जयपुर में। जिला इसमें कितने हैं, 53 जिला है। संभाग कितने हैं, तो 10 संभाग हैं। विधानसभा की सीट 200 है, लोकसभा की सीट 25 है, राज्यसभा की सीट 10 है। और यहाँ पे जो है रामसर साइट कितनी है, तो यहाँ पे रामसर साइट है 2, पहला है सांभर झील और दूसरा है केवला देव। नवीनतम जो है यहाँ पे टाइगर रिजर्व रहेगा, टाइगर रिजर्व। नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो धौलपुर करोल में है, जो कि 54वें क्रम का है। अब जो है 52वें क्रम का था, और 53वें क्रम का आपको बता दें कि 52वें क्रम का कौन सा है, तो यह रामगढ़ विषधारी, जो कि 52वां टाइगर रिजर्व है। इसके बाद 53वां कौन सा है, तो यह यूपी में है, कहाँ पे, रानीपुर टाइगर रिजर्व हो जाता है। राजस्थान के सीएम कौन है, तो अशोक गहलोत जी हैं। और राज्यपाल कौन है, तो श्री कलराज मिश्र हैं। राजस्थान का ये मैप हो जाता है, इधर जो है पाकिस्तान से बाउंड्री बनाता है, इधर जो है गुजरात से बनाता है, इधर जो है महाराष्ट्र से, इधर पूरा जो है किससे बनाता है, मध्य प्रदेश से, और यहाँ पे हरियाणा, और इधर इतना उत्तर प्रदेश से यह सीमा बनाता है। तो इसमें कितने जिले हैं, 53 जिले और 10 संभाग हैं, इसको याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है, इसमें तो एक पॉइंट है, अरावली की सर्वोच्च चोटी, जो कि अरावली पर्वत से सबसे ज्यादा कहाँ पे विस्तृत है, तो राजस्थान में। तो सबसे ऊंची चोटी कहाँ पाया जाता है, तो यह गुरु शिखर है अरावली की, जो कि राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड वीगन डे, जो कि वीगन का अर्थ होता है कि जो पौधे से बने भोजन होते हैं, जो पौधे आधारित भोजन होते हैं, उन्हें वीगन कहा जाता है। इसमें आप न दूध खा सकते हैं, न अंडा खा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो शाकाहारी का अर्थ होता है कि आप यहाँ पे दूध अंडा भी खा सकते हैं, लेकिन वीगन का अर्थ होता है कि सिर्फ जो शुद्ध पौधे से भोजन प्राप्त होते हैं उन्हें वीगन कहा जाता है। वीगन डे कब मनाया जाता है, तो यह 1 नवंबर को मनाया जाता है। और इसे स्टार्ट कब किया गया था, तो 1994 को स्टार्ट किया गया था। वीगन शब्द किसने दिया था, तो यह दिया था लुइस वालिस ने वीगन शब्द दिया था, याद रखना। प्रश्न 8 है, हाल ही में दूसरा रोहिणी पुरस्कार 2023 किसे मिला, दूसरा रोहिणी पुरस्कार किसे मिला है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दीनानाथ राजपूत। रोहिणी पुरस्कार जो कि 2nd क्रम का है, यह जो है किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है दीनानाथ राजपूत को। और इसमें कितना पुरस्कार दिया जाता है, तो इसमें पुरस्कार दिया जाता है 10 लाख। और क्यों दिया गया है, क्योंकि ये बस्तर जो कि छत्तीसगढ़ में है, बस्तर में ग्रामीण विकास के लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। और यह पुरस्कार किसने दिया है, तो यह पुरस्कार प्रदान किया गया है नंद किशोर सिंह के द्वारा, जो कि भारत के 15वें वित्त आयोग के हेड हैं, इसको याद रखना। और पहला जो है, दूसरा जो है दीनानाथ राजपूत को दिया गया है रोहिणी पुरस्कार, वहीं जो है पहला किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है सेथ्री केम संगतम को, सेथ्री केम संगतम को। और ये किस देश के हैं, तो यह ये किस राज्य के हैं, तो ये तमिलनाडु के हैं, इसको भी आप याद रखना। शिव शंकरी जी को क्या दिया गया है, तो इनकी उपन्यास सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है, याद रख लेना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ललन टॉप में क्या है कि प्रथम KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 किसे दिया गया था, तो यह दिया गया था एलिडा गोयरा को। और पहला डॉक्टर पंतराव कदम पुरस्कार, पतंगराव कदम पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है आधार पूनावाला को, जो कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया था। 3 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है, तो ये है ऋषिकेश। और इनकी जो एल्बम है उसका नाम क्या है, डिवाइन टाइम्स, ठीक है, डिवाइन टाइम्स जो है इनका एल्बम है।
नेक्स्ट है मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है हरिबाल कृष्ण जी को। और मार्कोनी पुरस्कार को क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है टेलीकॉम का नोबेल पुरस्कार। आज का जो है 9वां प्रश्न देख लेते हैं स्टूडेंट। हाल ही में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी किसने दी है, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी किसने दी है, तो यह दिया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखते हैं सीएम मत्स्य संपदा योजना, यह उत्तराखंड के जो सीएम है उनके द्वारा इसको मंजूरी दी गई है, जो कि पुष्कर धामी जी हैं, इसके द्वारा जो है मंजूरी दी गई है। और आप देख सकते हैं कि इस योजना में मत्स्य संपदा आया है, तो मत्स्य का मतलब होता है कि मछली पालन, या इसे क्या कहते हैं पीसी कल्चर, या क्या कहते हैं कि ब्लू इकोनॉमिक को बढ़ावा देने के लिए, मतलब मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना कहाँ शुरू की गई है, उत्तराखंड में। और कितने साल के लिए, तो यह 5 साल के लिए शुरू किया गया है। इसमें जो है सरकार की तरफ से 5% जो है सब्सिडी दिया जाएगा। इस 5% में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कितना अपना योगदान देगी, तो 2% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और जो है राज्य गवर्नमेंट कितना देगी, तो राज्य गवर्नमेंट देगी 3%। इसको आप याद रखना। इसके बाद जो है अब सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें क्यों देगी, क्योंकि पीएम मोदी जी ने 10 सितंबर 2020 को इन्होंने भी मत्स्य योजना शुरू करा था, जिसका क्या नाम था, पीएम मत्स्य संपदा योजना इन्होंने शुरू किया था। इसमें जो है मछुआरों के लिए 5 साल तक जो है इनके द्वारा भी सब्सिडी दिया जाएगा। इस हिसाब से जो है सेंटर और राज्य दोनों मिलकर जो है मत्स्य पालन को बढ़ावा देना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पीएम प्रणाम योजना क्यों शुरू किया गया था, तो भूमि प्रदूषण को बचाने के लिए पीएम प्रणाम योजना शुरू किया गया था। अब पीएम विश्वकर्मा कौशल योजना कब शुरू किया गया था, तो यह शुरू किया गया था मोदी जी के बर्थडे के दिन, या बाबा विश्वकर्मा दिवस के दिन शुरू किया गया था, जो कि 17 सितंबर को पड़ता है। और इसमें जो है विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना में शिल्पकारों और बुनकरों को सहायता प्रदान करना था। और पीएम श्री स्कूल योजना कब शुरू किया गया था, तो यह शुरू किया गया था 5 सितंबर 2022 को। इसमें जो है 14,500 के आसपास स्कूलों को जो है बेहतरी सुविधा के लिए सहायता प्रदान किया जाएगा पीएम मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न होता है और आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में अपशिष्ट जल से सूक्ष्म प्रदूषकों को हटाने के लिए ग्राफीन डोप्ड संशोधन सिलिका एरोजेल किसने विकसित किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा IIT मद्रास ने। अब देखते हैं एरोजेल विकास किया गया है, जिसका निर्माण किया गया है कि कैसे निर्माण किया गया है एरोजेल का, तो ग्राफीन से किया गया है। और क्यों किया गया है, क्योंकि अपशिष्ट जल से सूक्ष्म प्रदूषकों को हटाने के लिए। और इसका निर्माण किसने किया है, तो IIT मद्रास ने। और इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी ने सहायता करी है, तो तेल अबीब यूनिवर्सिटी, जो कि इजराइल की है। इसको भी याद रखना। अभी इजराइल के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें, क्योंकि मुद्दा भी चर्चे में है। इजराइल की लोकेशन आपको बता देते हैं कि भूमध्य सागर के पास आप जो है मैप में देख सकते हैं, वर्ल्ड मैप में इजराइल की लोकेशन देख सकते हैं। तो ये पूरा इजराइल का मैप है, जितना आपको पिंक कलर के पेन से दिख रहा है पूरा इतना सारा, ये जो क्या है इजराइल का भाग है। ठीक है, तो ये पूरा इजराइल का भाग है। अब आप पूछेंगे फिलिस्तीन का भाग कितना बचा है। एक दिन जो है इजराइल सिर्फ डॉट के रूप में थे, ऐसे डाट के रूप में कहीं कहीं इजराइल आके बसे थे। लेकिन आज देखें खुद जो है जिस देश में आके बसे थे फिलिस्तीन में, तो वो आज खुद डॉट के रूप में बच गए हैं। ये आपका फिलिस्तीन का ये भाग हो जाता है, और एक भाग यहाँ पे पतला सा हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा भाग हो जाता है इजराइल का। इजराइल से बाउंड्री बनाने वाले कौन से देश हैं, तो यहाँ पे लेबनान हो जाता है, इधर सीरिया हो जाता है, इधर जॉर्डन हो जाता है, और इसके बाद यहाँ मिस्र हो जाता है। और इजराइल से पूरा इतना बड़ा भाग जो है इजराइल का किसके साथ लगता है, तो यह लगता है भूमध्य सागर के साथ। अब ये जो 2 भाग बचा है, एक यहाँ पे और ये एक पतला सा यहाँ पे, तो ये दोनों भाग जो है फिलिस्तीन का है। इसमें जो है जो ये वाला भाग है इसे क्या कहते हैं, वेस्ट बैंक कहते हैं, और जो इधर वाला भाग है इसे गाजा पट्टी कहते हैं। यहीं पे जो है हमास संगठन, जो आतंकवादी हमास संगठन है, यह जो है कहाँ पे स्थित है, तो यह गाजा पट्टी में स्थित है। लेकिन विवाद यहाँ पे है, रीजन जो है विवाद करने का यहाँ पे है, और विवाद ये कर रहे हैं। यहाँ पे जो है क्या है, जेरूसलम। ठीक है, जेरूसलम स्थान कहाँ पे है, तो यह जो है वेस्ट बैंक में है। तो आप इतना याद रखना कि जो है विवाद का कारण यहाँ पे है, और विवाद ये कर रहे हैं जो है इजराइल जो है गोला और बारूद जो है यहाँ पे दाग रहा है। क्योंकि जो है 7 अक्टूबर को इजराइल के रात में जो है 7 अक्टूबर को जब ये लोग अपना फेस्टिवल मना रहे थे, तो उसी दिन जो है रात में 7 बजे हमास ने जो है इनके ऊपर 5000 रॉकेट दाग दिया था। उसके सेकंड डे से जो है युद्ध जो है हमास के विरुद्ध शुरू हो गया है। तो अब याद रखना, कल फिर मिलते हैं स्टूडेंट। आज आप सभी को प्यारा सा जय हिंद जय भारत। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे
टेलीग्राम लिंक है, आप वहां से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को प्यारा सा बाय, जय हिंद।